हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 47 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, चैप्टर 48 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, चैप्टर 49 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड चैप्टर 50 स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी? यानी कि जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन था? चार ऑप्शंस थे, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के सिंस 2014 एंड जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2016 में वाया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यानी कि चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से कौन सा एक संवैधानिक बॉडी है? ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड डी, जोनल काउंसिल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां तक बात है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जोनल काउंसिल, सो ये तीनों की तीनों क्या है? वो एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सर्टेन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल जोनल काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा, एनआईए को एनआईए एक्ट द्वारा। सो ये तीनों क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक तरीके की संवैधानिक बॉडी है। सो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। एनआईए बनाया गया एनआईए एक्ट 2008 के थ्रू, एनएचआरसी बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू, जोनल काउंसिल्स बनाया गया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को जो मुंबई अटैक्स हुए थे, 26/11 अटैक्स हुए थे 2008 में, उसके बाद बनाया गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, which constitutional amendment act inserted provisions with regard to special officer for linguistic minorities? यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए? पहला ऑप्शन ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, डी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 था, इसने कई सारे चेंजेस किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इसमें से एक चेंज क्या था कि इसने आर्टिकल 350 बी ऐड किया, एंड आर्टिकल 350 बी बात करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। ठीक है, जहां तक बात है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 की, तो वो डील करता है लैंड रिफॉर्म्स के साथ। इसने आर्टिकल 31A ऐड किया, 31B ऐड किया। इनफैक्ट जो 9th शेड्यूल है हमारा पूरा का पूरा किसने ऐड किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने। ठीक है, सी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 की बात करें, सो इट मेड प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एंड जो 42nd वाला अमेंडमेंट था उसने तो कई सारे चेंजेस किए, एंड देयरफॉर इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 था, इसने और क्या क्या चेंजेस किए वो देखते हैं। सो एक तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला आर्टिकल लाया, ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या किया था कि इट ऑथराइज पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट पे एक हाई कोर्ट होना ही होना चाहिए। लेटर ऑन 1956 में अमेंड किया पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये लिख दिया कि पार्लियामेंट जो है कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो गुवाहाटी हाई कोर्ट की, सो गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर आसाम, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मिजोरम, है ना। अगर आप बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की, सो इट हैज अ जुरिस्डिक्शन ओवर महाराष्ट्र एज वेल एज गोवा, ठीक है। तीसरा, इट फैसिलिटेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट, यानी कि एक सेम पर्सन को आप दो या दो से ज्यादा स्टेट के गवर्नर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन यूजुअल क्या होता है कि हमारे एमपी में जो गवर्नर होते हैं वो छत्तीसगढ़ के भी गवर्नर होते हैं, मतलब एक ही इंसान जो है छत्तीसगढ़ का भी गवर्नर होता है और एमपी का भी। एंड फोर्थ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, which constitutional amendment act provided constitutional status to national commission for backward class, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसे किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संवैधानिक दर्जा दिया था? ए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसका सही आंसर है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसने क्या आर्टिकल ऐड किया था? आर्टिकल 338 बी, और ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की। जहां तक बात है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसने क्या किया था कि जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस कर दी थी। पहले 21 होती थी, फिर उसको घटा के 18 कर दी। 86 वाले ने क्या किया था? आर्टिकल 21A ऐड किया एंड राइट टू एजुकेशन को एक्सप्लिसिटली एक फंडामेंटल राइट बना दिया। 97th वाले ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है। सो ये चारों जो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं एंड बाय हार्ट ये आप सभी को याद होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। पहला, इट प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि वो वार्षिक जो रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। सेकंड, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो राज्य सरकारें हैं वो किसी तरह की पॉलिसी बना रही है जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अफेक्ट करेगी, तो उस पॉलिसी को बनाते समय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अब कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इनफैक्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को इसलिए तो बनाया जाता है कि वो शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके। एंड इंटरेस्ट को तो आप तभी सेफगार्ड कर पाओगे ना जब आपके पास आपको कंसल्ट किया जाए, जब कभी भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, है ना। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो एनुअली रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के सामने। एंड इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है। हमने क्या काम किया, कैसा काम चल रहा है वो हम बता रहे हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसलिए प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को फिर लेटर ऑन पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वर्क्स अंडर, यानी कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो होता है उसके अंडर में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वर्क करती है। एंड एज ऑफ नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कौन है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? अर्जुन मुंडा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? पहला, to investigate and monitor all matter relating to the constitutional safeguard for scheduled caste, यानी कि जितने भी संवैधानिक सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए शेड्यूल कास्ट को उनको मॉनिटर करना, उन पे इन्वेस्टिगेशन करना, ये काम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। दूसरा, to inquire into the specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of scheduled caste. ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या क्या फंक्शंस हैं शेड्यूल कास्ट कमीशन के वो आपको बताने हैं।
इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये दोनों काम करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे काम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता है। इनफैक्ट जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इनके आप जब फंक्शंस पढ़ोगे बुक में तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि फंक्शंस जो है सिमिलर ही है। केवल और केवल आपको जहां शेड्यूल कास्ट लिखा है अगले चैप्टर में जाके शेड्यूल ट्राइब लिख देना है, जहां शेड्यूल ट्राइब लिखा है अगले चैप्टर में जाके बैकवर्ड क्लास लिख देना है। फंक्शन सबकी सेम है। फॉर एग्जाम्पल पहला फंक्शन क्या है? To investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the SCs, STs, BCs and to evaluate their working। अगर समझ लो नेशनल कमीशन फॉर एससी के फंक्शन पूछा है तो यहाँ आप एससी लिख दो, एसटी के पूछा है तो एसटी लिख दो, बीसी के पूछा है तो बीसी लिख दो। और अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स याद है तो आप तीनों में से किसी के भी फंक्शंस यूपीएससी ने पूछा तो आप इजिली जो है चीजों को रिकॉल कर पाओगे क्योंकि फंक्शंस जो है सेम है। सेकेंड देखोगे तो to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of SCs, STs, BCs. C. To participate and advise on the planning process of socio-economic development of SCs, STs, BCs and to evaluate the progress of their development under the union or a state। यानी कि किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए SCs का, STs एंड BCs का, ये सारी चीजें भी एडवाइस करती हैं ये आयोग जो नेशनल कमीशन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि वो एनुअली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती हैं और फिर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है एंड वो रिकमेंडेशंस भी कुछ करती है कि यूनियन एंड स्टेट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो एससीस हैं, एसटीस एंड बीसीस हैं उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, सो इस चीजों में वो रिकमेंड भी करती है, मेजर्स भी देती है। एफ लास्ट मतलब क्या करती है कि वो कुछ और भी ऐसे फंक्शंस करती है जो कि रिलेटेड हैं विथ रिगार्ड्स टू एससी, एसटी, बीसीस। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेवेंथ, the condition of service and tenure of office of chairperson of National Commission for Scheduled Tribe is determined by, यानी कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी जो सर्विस कंडीशंस होंगी वो कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है? ए पार्लियामेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सी प्रेसिडेंट, डी स्टेट लेजिस्लेचर। इसका सही आंसर है सी प्रेसिडेंट एंड सेम इज द केस इवन विद द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एज वेल एज फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो उनकी क्या टेन्योर रहेगा, क्या सर्विस कंडीशन होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। वो सारी चीजें कौन डिटरमाइन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। एंड एट प्रेजेंट कौन है प्रेसिडेंट? श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, 8th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। ऑन वन साइड वी हैव Article 338, Article 338A, 338B, 350B. On the other side, we have Special Officer for Linguistic Minorities, B. National Commission for Backward Class, C. National Commission for Scheduled Caste, D. National Commission for Scheduled Tribe. So just have a look over the question and found out the correct option. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 338 है वो डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से। अब इस पे ए लगा दो, वो डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से। अब इस पे बी लगा दो, ये डील करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से। एंड जो आर्टिकल 350 बी है, जैसा कि हमने कुछ स्लाइड्स पहले ही पढ़ा था, वो डील करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से। आर्टिकल 338 जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था एंड पहले जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक हुआ करती थी, बट लेटर ऑन जो जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अलग हो गई। फिर बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी अलग हो गई, जिसका कंट्रोल पहले किसके हाथ में था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के हाथ में। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको क्लियर है? ओके। 9th question, the commissioner for linguistic minorities has headquarters at,
यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त होते हैं उनका मुख्यालय कहाँ है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ए बेलगाम, बी चेन्नई, सी इलाहाबाद, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है सी इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज। ओके, एंड बेलगांव कहाँ है? बेलगांव जो है कर्नाटक में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में, एवरीवन नो। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। एंड इन तीनों जगह क्या है? कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के रीजनल ऑफिस हैं, बट हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। 10th, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वर्क्स अंडर, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी होता है वो किस मंत्रालय के तहत काम करता है? 4 ऑप्शंस हैं। ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। नाम में लिखा है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज के लिए ये है, सो इट टू डेफिनेटली वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अभी हेड कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, 10th, Article 14 of the Indian Constitution deals with option A, prohibition of discrimination, option B, equality before law, option C, abolition of untouchability, option D, right to life. So आपको ये बताना है कि जो अनुच्छेद 14 है वो किस चीज से डील करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई बिलीव सभी से आंसर बनता होगा। सो अगर आपसे भी बनता है सो डू कमेंट द आंसर। आज हमने कम क्वेश्चंस लिए क्योंकि जो चैप्टर्स थे वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इनसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयर आता है। सो उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इन चैप्टर्स पे, बट जितना भी हमने डिस्कस किया है उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड अगर इन चैप्टर से किसी तरह का एमसीक्यू बनता है सो आई एम क्वाइट श्योर कि इन 9 से 10 क्वेश्चन में वो चीजें कवर हो जाती हैं। ओके, सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड नेक्स्ट सेशन जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि कैट के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। सो डू प्रिपेयर दीज 3 चैप्टर्स। टिल देन बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, थैंक यू।